आखिरकार राम मंदिर के चढ़ावा चोरी केस में एफआईआर दर्ज हो गई। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बीते दिन अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि कोतवाली में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया, लेकिन ये सारे आरोपी छोटे कर्मचारी हैं। जबकि एसआईटी की जांच के बाद ये माना जा रहा था कि क्या बड़े लोगों पर भी केस दर्ज होगा, क्योंकि पूछताछ उनसे भी हुई थी, उनका भी नाम आ रहा था। कहीं बड़े लोगों को बचा तो नहीं लिया गया। जिस दिन ये खबर आई थी कि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी हो गई और जब से यूपी सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई थी, एक ही सवाल उठ रहा था कि एफआईआर कब होगी। विपक्ष आरोप लगा रहा था कि बिना एफआईआर के एसआईटी क्यों बना दी। जब एफआईआर ही नहीं है तो एसआईटी क्या जांच करेगी, ये सवाल उठ रहे थे। लेकिन 25 जून की शाम को इस केस में एफआईआर दर्ज करवा दी गई और वो भी ट्रस्ट की तरफ से की गई। लेकिन एफआईआर में 2-3 नामों को छोड़कर कोई ऐसा नाम नहीं है जो आपने पहले सुना होगा। बड़े लोगों के नाम तो मौजूद ही नहीं है। सबसे पहले ये जानिए कि वो 8 लोग कौन हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और इस चढ़ावा चोरी में इनकी क्या भूमिका थी। सबसे पहला नाम है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का। इसका नाम आप पहले से सुनते होंगे। ये चंपत राय का खास था, मुख्य आरोपी है। दूसरा है अनुकल्प मिश्रा, ये चढ़ावे की गिनती करता था। तीसरा है लवकुश मिश्रा, ये भी चढ़ावे की गिनती करता था। चौथा है सुभाष श्रीवास्तव, ये काउंटिंग के इंचार्ज थे, एसबीआई के रिटायर्ड कर्मचारी थे। पांचवा नाम है मनीष यादव का, ये भी चढ़ावे की गिनती करता था। छठा नाम है अविनाश त्रिपाठी का, ये भी चढ़ावे की गिनती से जुड़ा था। इससे कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। सातवां नाम है करुणेश पांडे का और आठवां नाम है रमाशंकर मिश्रा का। ये दोनों भी चढ़ावे की गिनती से जुड़े थे। तो ये कहा जा सकता है कि अभी उनको शुरुआत में एफआईआर में शामिल किया गया, लेकिन अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। अभी तो एसआईटी ने जो संस्तुति की, उसके बाद अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा। इनसे पूछताछ की जाएगी कि भाई इसमें इतना रकम चुरा रहे थे तो किसकी जानकारी में थे, किसकी कैसे बचते थे, कभी कोई पकड़ा गया कि नहीं पकड़े गए तो किसने बचाया, कैसे बचाया। यानी सभी छोटे कर्मचारी थे, सभी चढ़ावे की गिनती से जुड़े थे। ट्रस्ट के सदस्य श्री कृष्ण मोहन ने एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर यह मुकदमा दर्ज कराया है। अयोध्या की श्री कृष्ण जन्मभूमि कोतवाली में यह केस दर्ज हुआ है। ट्रस्ट की तरफ से केस दर्ज करवाने वाले श्री कृष्ण मोहन खुद ट्रस्ट के सदस्य हैं। उन्हें सितंबर 2025 में ट्रस्ट का सदस्य चुना गया था। हरदोई के रहने वाले श्री कृष्ण मोहन भारतीय वन विभाग के अधिकारी रहे हैं और अब उन्हीं की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि जिन धाराओं में यह केस दर्ज हुआ है उनमें क्या क्या प्रावधान है। यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 61, 306, 316 और 317 के तहत दर्ज की गई है। बीएनएस की धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में है। इसमें अधिकतम उम्र कैद की सजा है। बीएनएस धारा 306 के तहत मालिक या नियोक्ता के कब्जे की संपत्ति की क्लर्क या नौकर द्वारा चोरी का मामला बनता है। इसमें 7 साल तक की जेल हो सकती है। बीएनएस की धारा 316(5) के तहत आपराधिक विश्वासघात का केस बनता है, जिसे अमानत में खयानत भी कहते हैं। धारा 316 तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपी जाती है और वो व्यक्ति बेईमानी से उस संपत्ति का गबन कर ले या अपने निजी इस्तेमाल में ले ले। बीएनएस धारा 317 में चोरी की संपत्ति लेने के संबंध में है, यानी स्टोलन प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त का अपराध। यानी धाराएं तो गंभीर लगी हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या इसमें छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और बड़े लोगों को छोड़ा जा रहा है। उसमें छोटे छोटे कर्मचारियों को मुकदमा दर्ज किया। उसमें चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए गोपाल राव पर, चंपत राय पर जो सारा माल चंपत कर गए। फिर उस पर अनिल मिश्रा जो उन्होंने कमीशन खाया, रिकॉर्ड में आ गया कितना इतना पैसा कमीशन इन्होंने खाया है। तो ये साबित हो, इस सब चीज़ों इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है। अगर राम मंदिर ट्रस्ट में, राम मंदिर में अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो निपेंद्र मिश्रा जी की है। इस केस के चोरी को सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उठाया था। 7 जून को अखिलेश यादव ने पहला ट्वीट किया था। उससे पहले अयोध्या के लोकल अखबारों में राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की खबरें आ रही थी। सबसे पहले मंदिर के दान पात्रों और चढ़ावे में
हेरा फेरी की शिकायत मिली, जिसके बाद यूपी सरकार ने 3 सदस्यों की एक जांच समिति बनाई। जांच शुरू हुई तो मंदिर से जुड़े लोगों, ट्रस्ट और बैंक से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ की गई, जिसके बाद एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी और अब 25 जून को इस केस में 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई गई। अब ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि आगे की जांच में और किन किन लोगों के नाम आते हैं और ये चढ़ावा चोरी का केस कितना बड़ा बनता है। लखनऊ से संतोष कुमार शर्मा के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। मेरे पास कुछ नाम हैं ये रमाशंकर यादव, टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव। नाम सुना था आपने कभी? लेकिन ट्रस्ट में कौन कौन है? राम मंदिर ये जो ट्रस्ट है, बड़ा नाम, इनके नाम तो आपने अक्सर सुने होंगे। हमारे सहयोगी संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। संतोष, जितने नाम मैंने बताए हैं ये वो लोग हैं जिनके नाम पर एफआईआर है। इनकी भूमिका क्या है? क्या जो दर्शक देख रहे हैं कन्विंस हो पाएंगे, मान पाएंगे? ऐसे जांच होती है। जिस राम मंदिर में पेन से लेकर के पिन की एंट्री नहीं है, वहां ये 4 कर्मचारी करोड़ों अरबों रुपए गबन कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। जांच के नाम पर जो हो रहा है उसे जांच कहेंगे या फिर जो सवाल हमने उठाया है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, आप भी वही देख रहे हैं? देखिए, जो आपने कहा कि बिना जांच के पिन नहीं जा सकती है, बिल्कुल सही कहा। हम और आप जब जाएंगे तब बिना जांच के पिन नहीं जा सकती। ये तो वो लोग थे जो राम मंदिर ट्रस्ट का आई कार्ड लगाकर धड़ल्ले से जाते थे और क्या लेकर के जा रहे हैं, क्या लेकर वापस जा रहे हैं, इसकी कभी कोई तलाशी ही नहीं ली गई। और यही वजह थी कि इनके द्वारा जो चोरी किया जा रहा था चढ़ावे की रकम, वो इनसे उसमें इन एफआईआर में इन सभी 8 लोगों को नामजद किया गया है। इन 8 नामों में 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक नाम है रामशंकर यादव टिन्नू को, जो व्यवस्थापक है पूरे राम मंदिर परिसर का, यानी कि उसके पास सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी थी। दूसरा सुभाष श्रीवास्तव। सुभाष श्रीवास्तव बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी हैं और उस जो मंदिर ट्रस्ट के कमरे में जो हुंडी यानी कि जो दान पेटी है उसको गिनने के पूरे इंचार्ज थे। बाकी 6 नाम इसमें कर्मचारी हैं जो नोट गिनते थे। तो 2 को सिर्फ एक बड़े नाम अगर कहा जा सकता है, बड़े क्या बहुत छोटे में भी बस इनकी निगरानी करने वाले, बाकी दोनों लोग नोट गिनने वाले लोग हैं जिन पे नामजद हुई है। अभी जांच का दायरा बढ़ाएगा, अब इनसे पूछताछ की जाएगी। तो ये जरूर है कि शुरुआत हुई है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर इन 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर है बीएनएस के गंभीर धाराओं में। और सबसे बड़ी बात आशुतोष कि ये सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए। देर रात अयोध्या पुलिस ने राम जन्मभूमि थाने में इन सभी 8 लोगों की गिरफ्तारी के दस्तावेज पूरे कर लिए गए हैं। आज इनको जेल भेजा जाएगा। तो सभी 8 आरोपी जो राम मंदिर ट्रस्ट से के द्वारा जो कमरा था वो जहाँ पे नोट गिनने का काम होता था, संतोष, एक चीज मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि इनको जेल भेजा जाएगा, रिमांड नहीं लेगी पुलिस? अगर आप रिमांड नहीं लेंगे, पूछताछ नहीं करेंगे, तो बाकियों का नाम कैसे आएगा? ये तो यूपी पुलिस की स्टाइल नहीं है। हम तो इतना तो पता है कि ये लेने के बाद सबसे पहला काम तो होता है कि आप रिमांड पे लेके पूछताछ करते हैं। आज देखिए मुहर्रम है, मुहर्रम पे सरकारी छुट्टी है, तो आज इनको पहले जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। उसके बाद पुलिस इनको पीसीआर मांगेगी, पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी और उसके बाद फिर इनके संरक्षणदाताओं, इनके मददगारों, इनके आकाओं का नाम तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लेकर आएगा। बिल्कुल इनको पीसीआर पर लिया जाएगा, पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा। इनसे पूछताछ की जाएगी कि किसके संरक्षण में कैसे ये सब पूरा खेल हो रहा था। तो आज ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी ये शुरुआत है, ये छोटे नाम है और अब लेकिन देखना होगा कि पुलिस कितना फ्रीली इसमें जांच कर पाती है और उस जांच के आधार पर ये जो आपने लास्ट में कह दिया ना, पुलिस कितना फ्रीली जांच कर पाती है, इसी सवाल ने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, तमाम जानकारी के लिए। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, क्योंकि जिस दिन से यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई है तब से लगातार यही बात हो रही है कि जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी, उसे जेल भेजा जाएगा। साजिशों की तमाम कहानियां आती जाती रहेंगी, बड़े बड़े लोगों के नाम आते रहे, चढ़ावे से पैसे से लेकर जेवरात तक गायब पाए गए, लेकिन किसी भी बड़े आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई। साफ दिख रहा है कि उन्हें बचाया जा रहा है। 20 दिन लगे हैं, 20 दिन। चोरी की पहली खबर आने से लेकर के सियासी हंगामे से लेकर एफआईआर होने में 20 दिन लगे हैं। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच
दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जाकर कहा था कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा। जिस दिन योगी अयोध्या में थे उस दिन उनके साथ चंपत राय को मंत्र साझा करने के लिए नहीं बुलाया गया। साफ कह दिया गया था कि योगी आदित्यनाथ के साथ नजर मत आना। तो ये माना गया कि क्या एसआईटी की जांच में चंपत राय के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद योगी ने उन्हें अपने साथ मंच साझा करने से मना किया। लेकिन अब जब एफआईआर दर्ज की गई तो चंपत राय और ट्रस्ट के बाकी दूसरे पदाधिकारियों का नाम उससे गायब है। क्या एसआईटी को जांच में चंपत राय के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले? क्या एसआईटी ने अपनी जांच में चंपत राय को पूरी तरह से क्लीन चिट दी है? क्या ट्रस्टी अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव को पूरी तरह से क्लीन चिट दी गई है? जब से ये केस सामने आया है, इस केस में ये 4 नाम पहले दिन से आ रहे थे। जो भी आवाज उठा रहे थे वो इन चारों पर ही आरोप लगा रहे थे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, दूसरे ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, तीसरे व्यवस्थापक गोपाल राव और चौथा चंपत राय के सहयोगी टिन्नू यादव। एफआईआर में सिर्फ टिन्नू यादव का नाम है और बाकी तीनों के नहीं है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या बड़े लोगों को बचा लिया गया? ऐसे कोई बताया जा रहा पे मैं काम आपको बयान नहीं दे सकता। चंपत राय जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने जमीनों का घोटाला किया, जिसके नेतृत्व में चढ़ावे का घोटाला हुआ, दान का घोटाला हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर है कि नहीं है? अगर कागज हो तो बताइए मुझे। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले सूत्रों से जानकारी सामने आई थी कि एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना था और इनके खिलाफ एफआईआर होना लगभग तय माना जा रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एफआईआर में बड़े लोगों को बचा लिया गया और छोटे कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई? एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, उसमें कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ एविडेंस है, एफआईआर होनी चाहिए। मेरी संतुष्टि ये है कि जब ट्रस्ट के लोगों को उन नामों की जानकारी मिली तो उसके बाद में उन्होंने एफआईआर फाइल करने में 1 दिन की भी देरी नहीं लगाई। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि मंदिर से करोड़ों का चढ़ावा चोरी होता रहा और महासचिव चंपत राय को जानकारी ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि मंदिर से कर्मचारी भगवान को चढ़ाए जेवरात चोरी करते रहे और चंपत राय को कोई जानकारी ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि चढ़ावे की गणना करने वाले कर्मचारी सारी धांधली करते रहे और चंपत राय को कुछ पता न रहा हो? हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि पूछताछ के दायरे में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें एफआईआर में नामजद नहीं किया गया है, लेकिन जांच एजेंसियां मामले से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार शर्मा, लखनऊ, आज तक।